हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आरटीआर यू फाइलिंग कैसे करें, जिसको हम अपडेटेड रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अपडेटेड रिटर्न या आरटीआर यू फाइलिंग कहते किसे हैं। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बता दूँ आपको, आरटीआर यू फाइलिंग जब हम बैक ईयर्स की आरटीआर फाइलिंग करते हैं तो उसको हम आरटीआर यू फाइलिंग कहते हैं। और इसका सेक्शन है सेक्शन 139(8)A। तो उसके अंतर्गत ही हम अपनी प्रीवियस ईयर्स की आरटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो डीपली मैं आपको यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। आप बैक ईयर्स के जो टीडीएस हैं उसको क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि उसका रिफंड आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों, मैं यश गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप एक टैक्स प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूं। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और दोस्तों, आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब कितने ईयर की आरटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। तो आपको जाना है ई फाइल पर। ई फाइल पर आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। फिर उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड प्रीफिल डाटा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं, असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, यानी कि बैक 3 ईयर्स की आरटीआर यू फाइलिंग हम कर सकते हैं। अब जैसे कि हम आरटीआर यू फाइलिंग करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। किसके लिए? असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 23-24। फिर उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर प्रीफिल डाटा है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सेल की यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, आप जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। ठीक है, मैं दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाता हूँ। आने के बाद अब आपको जाना है डाउनलोड्स पर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर चूज़ करना है असेसमेंट ईयर, जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आप आरटीआर यू फाइलिंग कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 या 23-24, जिस ईयर के लिए भी आप आरटीआर यू फाइलिंग कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर दी हुई है कॉमन यूटिलिटी, है ना, तो आप इससे आरटीआर यू फाइलिंग नहीं कर सकते। आरटीआर यू फाइलिंग के लिए आपको एक्सेल यूटिलिटी में ही वर्क करना होगा, यानी कि जो आपको आरटीआर फिल करनी है वो एक्सेल यूटिलिटी में ही कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन यूटिलिटी में आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे और ना ही आपकी आरटीआर फाइलिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फॉर्म होगा आपका आरटीआर 1 है तो आपको आरटीआर 1 की एक्सेल यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड करनी है। यदि आपका आरटीआर 2 है तो आरटीआर 2 की यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है यूटिलिटी। फिर उसके बाद आरटीआर 3 है तो 3 की यहाँ पर है, और 4 है तो 4 की यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये हमारी डाउनलोड हो रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी जो यूटिलिटी है एक्सेल की, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब ये हमारी जिप फाइल में है तो इसको अनजिप कर लेंगे यहाँ पर। अब ये हमारी यहाँ पर अनजिप हो चुकी है, तो हम जिप फाइल को यहाँ से हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमारी एक्सेल यूटिलिटी है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि ये हमारी ओपन हो चुकी है, अब इसको आपको क्या करना है, अनेबल एडिटिंग पर क्लिक करना है। अब इसको अनेबल कंटेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ गया है दिस यूटिलिटी इज़ फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, इसको ओके पर क्लिक करेंगे। करने के बाद अब थोड़ा हम साइड में आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट प्रीफिल। क्या? इंपोर्ट प्रीफिल, इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारी फाइल है उसको इसमें अपलोड कर देंगे, जो हमारा प्रीफिल डाटा JSON फाइल है हमारी। ठीक है, इसे ओके पर क्लिक करेंगे।
अब जो हमारी वो फाइल है उसको जहाँ पर भी आपने सेव किया होगा, ठीक है, डेस्कटॉप पर जाकर जहाँ पर भी होगी उसको अपलोड कर देना है। तो मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। अब जो हमारी प्री फिल डाटा जो फाइल थी वो अपलोड कर दी है। करने के बाद हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आ जाते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यदि आपकी कंडीशन में सैलरी है तो आपको यहाँ पर सैलरी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। इसमें सभी दी हुई है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर, तो सभी इसमें दी हुई हैं। और इसमें नीचे की तरफ अदर्स भी ऑप्शन है और नोट एप्लीकेबल, ठीक है। तो हमारी कंडीशन में नहीं है तो इसको हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे। अब उसके बाद है फाइल्ड अंडर सेक्शन। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी सारे, ऑन द बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट, रिवाइज्ड रिटर्न, आफ्टर कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले। तो देखिए मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ, यदि आप आरटीआर यू फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है 139(8)A, इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए इस ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल आपने न्यू रिज्यूम को सिलेक्ट किया था। यदि किया था तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको कर देंगे नो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको नो करना है। तो जैसे ही हमने नो किया तो ये सभी जितने भी हमारे ये कॉलम है वो यहाँ पर हट गए हैं, यानी कि हम इसमें कुछ भी फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब ये करंट असेसमेंट ईयर के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या इज नाउ और नॉट ऑप्टिंग। तो हम आरटीआर यू फाइलिंग में न्यू रिज्यूम को भी ऑप्ट नहीं कर सकते, यानी कि न्यू रिज्यूम में हम आरटीआर यू फाइलिंग या अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो नोट ऑप्टिंग पर क्लिक करेंगे। अब इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद अब नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद अब देखिए इसमें है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि हमारी ऑटोमेटिक की अमाउंट आएगी कहाँ से, बीपी से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से। अब उसके बाद है ग्रोस सैलरी, ठीक है। यदि आपके केस में है तो आपको सैलरी डाल देना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ डालने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने जो सैलरी है उसको नोट एप्लीकेबल कर दिया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके केस में है तो यहाँ पर सैलरी का ऑप्शन आएगा डालने के लिए। सैलरी है तो यहाँ पर आ जाएगा और जो भी अलाउंसेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 में। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। अब उसके बाद है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको इसमें डालनी है, यानी कि सब कुछ जो है वो नॉर्मल आरटीआर फाइलिंग की तरह ही है। जो फॉर्म है ये वो नॉर्मल आरटीआर फाइलिंग की तरह ही है, ठीक है। तो इसमें यदि आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको यहाँ पर डालना है। और फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑटो फिल हो गया, क्यों, क्योंकि हमने जो प्रीफिल्ड डाटा फाइल जो डाउनलोड की थी उसमें ऑटोमेटिक आ गया है। अब एक इनकम हमें और ऐड करनी है, यहाँ पर एनी अदर में हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर है हमारी कमीशन। हमने यहाँ पर कमीशन इनकम लिख दिया है। अब इसमें अमाउंट डाल देंगे जो कि हमारी कमीशन इनकम है 5,000 रुपये, ठीक है। हमने डाल दिया। अब नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद अब उसके बाद देखिए डिडक्शन, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी डिडक्शन होगी आपको यहाँ पर डालनी है। 80C की है तो यहाँ पर आएगी, 80CCC की है तो यहाँ पर आएगी, ठीक है। सभी इसमें दी हुई है डिडक्शन, आपको डाल लेनी है। 80D के लिए यहाँ पर एक नया शेड्यूल दिया हुआ है, यानी कि 80D के नाम से, ठीक है, आपको वहाँ पर डालनी है। अब नीचे आ जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको आना है पार्ट ए जनरल 139(8)A जो शेड्यूल है, इस पर क्लिक करना है, इस पर। अब देखिए वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, यानी कि क्या आपने असेसमेंट ईयर के लिए पहले से ही आरटीआर फाइलिंग की हुई है, यानी कि जैसे हम आरटीआर यू फाइलिंग कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो इसमें ऑप्शन पूछ रहा है क्या आपने असेसमेंट ईयर 23-24 की पहले आरटीआर यू फाइलिंग की हुई थी, ठीक है। आपने की हुई थी तो इसको यस करना है,
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम यस करते हैं, अब उसके बाद है इफ़ यस वेदर अंडर सेक्शन, तो आपने किस सेक्शन के अंतर्गत की थी, यानी कि आपने 139(1) में की थी या अदर्स में की थी। ठीक है, अब जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर 139(1). अब उसके बाद ITR टाइप, तो यहाँ पर ITR सिलेक्ट करना है, ITR फॉर्म। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर ITR 4। अब उसके बाद जो आपने पहले ITR फाइलिंग की थी उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर डालना है, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न की डेट यहाँ पर डालनी है। कब? जब आपने असेसमेंट ईयर के लिए, यानी कि इसी असेसमेंट ईयर के लिए पहले से ITR फाइलिंग की हुई है, ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, और आप उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, नाम ही इसका अपडेटेड रिटर्न है ना। तो यदि आप कुछ अपडेट कर रहे हैं तो तब उस कंडीशन में ये आपको फिल करना है। अब जैसे कि हमारी कंडीशन में हमने असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए पहले ITR फाइलिंग नहीं की हुई है, तो इसको कर देंगे हम नो। तो जैसे ही हमने नो की है, नो करने के बाद ये ऑप्शन बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब नीचे वाला ऑप्शन है, तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है इसमें पूछ रहा है क्या आप एलिजिबल हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसे यस ही करना है, और जैसे ही आप इसको यस करेंगे, यस करने के बाद अब आपको रीज़न फॉर अपडेटिंग योर इनकम, यानी कि आपको रीज़न देना है आप ITR यू फाइलिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो रीज़न देना है। अब जैसे कि इसमें है रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल्ड, यानी कि आपने जो प्रीवियस ईयर की ITR फाइलिंग है वो आपने नहीं की है। फिर उसके बाद है इनकम नोट रिपोर्टेड करेक्टली, यानी कि आपने जो इसमें रिपोर्ट की है इनकम वो सही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूज। अब जैसे मान लीजिए हमारी इनकम थी बिजनेस से, लेकिन वो हमने ITR में दिखा दिया कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब उसके बाद है रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉस। फिर उसके बाद है रिडक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद है रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JB 115JC। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, यानी कि आपने जो टैक्स रेट है वो रॉन्ग सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो हमारी कंडीशन में है रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल्ड, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो पीरियड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा करना। अब जाएंगे हम BP में, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक होता है हमारा प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD। ठीक है, ये तो होता है किसके लिए, बिजनेस के लिए। एक होता है हमारा अंडर सेक्शन 44ADA, ये किसके लिए होता है, प्रोफेशन के लिए। और एक होता है हमारा अंडर सेक्शन 44AE, ये होता है गुड्स कैरेज के लिए। ठीक है, तो सेम ही है जैसे हमारी नॉर्मल ITR फाइलिंग होती है, ऐसी ही ये हमारी ITR यू फाइलिंग है। अब जैसे कि हमारी बिजनेस है तो हम इसमें डाल देते हैं अब उसके बाद बिजनेस कोड, तो बिजनेस कोड आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो मैं बिजनेस कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बिजनेस कोड को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें है हमारा ग्रॉस टर्नओवर और रिसिप्ट। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, यदि आपकी टर्नओवर या रिसिप्ट बैंक से है तो आपको यहाँ पर डालना है, और यदि आपकी टर्नओवर या रिसिप्ट है कैश में तो आपको इसमें डालना है। तो हम डाल देते हैं कैश में, आपको अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है। ठीक है, तो हम इसमें डाल देते हैं अपने टर्नओवर को, नेट प्रॉफिट को शो कर देता हूँ यहाँ पर। अब नीचे आने के बाद देखिए यदि आपके पास GSTN नंबर है तो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, और आपको आउटवर्ड सप्लाई यानी कि टर्नओवर आपको इसमें डाल देनी है। ठीक है, हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं। अब नीचे आने के बाद अब फाइनेंशियल ईयर पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसमें फाइनेंशियल कंडीशंस को हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है बैलेंस शीट से रिलेटेड। यदि आप अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेस की तरह, ठीक है, यदि आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेस की तरह,
तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होगा और आपके पास बैलेंस शीट भी होगी। यदि आप नॉर्मल बिजनेस यानी कि बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तब उस कंडीशन में आप इसमें फिगर ऐसे ही डाल सकते हैं, यानी कि हमारी जो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इसमें 50,000 में कैपिटल दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम बैंक को कर देंगे 15,000, यानी कि आपको जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम कैश में दिखा देंगे, ठीक है। बाकी को हम 0 कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब उसके बाद टीडीएस वाले पर जाएंगे, इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टीडीएस नहीं है, आपका टीडीएस यहाँ पर होगा, ठीक है। अब टीसीएस पर क्लिक करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। आईटी में जाएंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। अब उसके बाद पार्ट बी एटीआई पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो होता है पार्ट बी एटीआई, ठीक है। पार्ट बी एटीआई में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए किसी ने नॉर्मल आईटीआर फाइलिंग की, ठीक है, उसने अपनी जो इनकम है उसको 5 लाख रुपए दिखा दिया और रिबेट अंडर सेक्शन 87 में क्लेम कर लिया, यानी कि उसका टैक्स नहीं बना क्योंकि रिबेट मिल गई। लेकिन उस इनकम पर टीडीएस कटा था और बाद में वो इनकम इंक्रीज हो गई, यानी कि बढ़ गई, ठीक है। तो उसकी लायबिलिटी बन गई टैक्स पे करने की, ठीक है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो भी निकल गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो उसकी बढ़ी हुई इनकम है, जो उसकी इंक्रीज हुई इनकम है, ठीक है, उसको इसमें फिल करेगा। किसमें? इसमें। सैलरी से है तो सैलरी वाले कॉलम में, हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो इसमें, अदर सोर्सेज है तो इसमें। यानी कि जो नॉर्मल आईटीआर फाइलिंग की है, यानी कि जो नॉर्मल आईटीआर फाइलिंग की है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो हमारी एडिशनल इनकम है, यानी कि अलग से जो बढ़ी हुई इनकम है, उसको यहाँ पर अलग से दिखाना है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही इसमें टैक्स की कैलकुलेशन होगी, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है उस कंडीशन में, ठीक है। अब हमारी कोई एडिशनल इनकम नहीं है तो हम इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है टैक्स पेमेंट डिटेल्स ओनली एज पर अपडेटेड रिटर्न, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B। तो देखिए ये जो है इसमें हमें 1,000 रुपये का यहाँ पर चालान जमा करना होगा, क्योंकि 5 लाख तक हमारा 1,000 रुपये की लेट फ़ी होती है। और लेट फ़ी का जो चालान है उसमें जो डिटेल है, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान, अमाउंट, वो सभी यहाँ पर डालनी होगी। लेकिन हम इसको बाद में डालेंगे, पहले आ जाते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पर। तो टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आपको बैंक अकाउंट पर टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद अब देखिए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में अब जिस बैंक में आपका जो रिफंड है या आपको जो बैंक आईटीआर फाइलिंग में शो करना है उस पर टिक मार्क करना है, ठीक है। टिक मार्क करने के बाद अब इसके बाद प्लेस, तो यहाँ पर हमें प्लेस डालना है। अब जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ प्लेस, मैंने इसमें डाल दिया है। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन भी हो गया। फिर उसके बाद 80D पर जाएंगे। यदि आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो आपको इसे यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। तो मैं इसको कर देता हूँ नो, और इसको भी यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं है 80D में। अब उसके बाद डोनेशन, यानी कि आपने कोई डोनेशन की है तो आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आ रही है 1,000 रुपये लेट फ़ी। अब देखिए हमें इसका यहाँ पर चालान भी पे करके और उसकी जो डिटेल है यहाँ पर फिल करनी है। अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। अब उसके बाद आपको जाना है ई फाइल पर और क्लिक करना है ई पे टैक्स। अब उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है न्यू पेमेंट, इस पर क्लिक करना है।
करने के बाद पहला ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो प्रोसीड पर क्लिक करना है पहले वाले पर। तो इसमें हमें सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा असेसमेंट ईयर 23-24। अब टाइप ऑफ पेमेंट में पहला वाला ही इसमें ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, या तो आप अदर्स में 1000 रुपये डाल सकते हैं, टैक्स में 1000 रुपये डाल सकते हैं। अब जैसे मैं टैक्स में 1000 रुपये डाल देता हूँ। अब इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब इसमें देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। नेट बैंकिंग से यदि आप करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, और आपका बैंक यदि इनमें से है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, यदि इनसे अलग है तो अदर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक दिए हुए हैं। करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड, यदि आपका इन बैंकों में डेबिट कार्ड है तो आप इनसे भी कर सकते हैं। बैंक के काउंटर पर करना चाहते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन है, कैश का भी, चेक का भी और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो चेक से ही करते होंगे आप। यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद RTGS और NEFT का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। और सबसे अच्छा जो आसान ऑप्शन है वो है UPI से। किससे? UPI से। तो पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है किसी भी बैंक को। जिस भी बैंक को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसका ही यहाँ पर प्रोसेस सेम ही होगा। अब जैसे कि हम कर लेते हैं SBI। अब इससे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसको पे नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नीचे आएंगे। अब इसे आई एग्री पर टिक मार्क करके इसको सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे। करने के बाद अब देखिए इसमें है अदर बैंक, नेट बैंकिंग। ठीक है, नेट बैंकिंग भी शो कर रहा है यहाँ पर, और UPI, आपको UPI पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि पैन नंबर वगैरह। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, VPA और QR कोड। तो हम QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर किसी भी ऐप से, फ़ोन पे, पेटीएम, UPI, GPay, किसी से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा चालान को। ठीक है, तो हमने पहले से ही यहाँ पर पे किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसमें BSR कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि हमारी आज ही आ जाएगी इसमें, 28 जनवरी 24। सीरियल नंबर ऑफ चालान, जो कि सीरियल नंबर ऑफ चालान है हमारा, मैंने इसमें डाल दिया है, और अमाउंट आएगी इसमें। यानी कि आपको जो चालान की अमाउंट है वो आपको इसमें डालनी है। ठीक है, अब उसके बाद फिर से दोबारा से हम इनकम डिटेल्स पर जाएंगे और कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, जनरेट JSON, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पाथ दिया हुआ है जहां पर आपकी जो JSON फाइल है वो सेव हुई है। तो आपकी जो JSON फाइल जो सेव हुई है, मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आपने ये एक्सेल यूटिलिटी को सेव किया था उसी फोल्डर में ये जाकर आपकी सेव हो जाएगी। अब इसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेव हो चुकी है। ठीक है, अब उसी फोल्डर में सेव हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम आएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर और इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा 23-24 आपका जो होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट फाइलिंग टाइप, तो हमारी है यहाँ पर 139(8)A अपडेटेड रिटर्न। फिर उसके बाद यदि आपके केस में ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। तो इसको हम नो ही करेंगे। सिलेक्ट ITR टाइप, तो यहाँ पर जो भी आपका ITR फॉर्म होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, जो कि हमारा ITR यहाँ पर 4 है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अटैच फाइल, यानी कि जो JSON फाइल हमने सेव की थी इस एक्सेल यूटिलिटी से, ठीक है, वो हमें यहाँ पर अटैच करनी है। तो मैं इसमें अटैच कर देता हूँ। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखकर आ चुका है, यानी कि आपकी यदि आपके केस में कोई एरर आ गई है तो आपको सबसे पहले वो एरर ठीक करनी है। एक्सेल की यूटिलिटी है,
ठीक है। उसमें ठीक करने के बाद फिर से दोबारा आपको इसमें अपलोड करना है। आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा ई वेरीफाई का, तो ई वेरीफाई आपको करना है, इसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। करने के बाद अब आधार OTP से इसको हम क्या कर देंगे, ई वेरीफाई। अब इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा। OTP को डालकर आपकी जो ITR यू फाइलिंग है वो सबमिट हो जाएगी। तो आपको इसी प्रकार ही ITR यू फाइलिंग करनी है किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, आप इसमें असेसमेंट ईयर 21, 22, 22, 23 और 23, 24 की कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी ITR यू फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।